अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में आपको वेलकम कहते हैं। प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं आपकी सुबह को मजीद हसीन बनाने के लिए। आज का शो बहुत स्पेशल है, सिर्फ स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है। और स्पेशल किस तरह है, आज जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट उनका नाम ले लूँ तो पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो है वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का हक अदा करना, वो हक अदा नहीं होगा। ये ऐसी शख्सियत हैं कि जब से मैंने मीडिया इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, मेरी ख्वाहिश थी, जब से इसको मॉर्निंग शो को हमने शुरू किया, हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ मौजूद हों और इनका इंटरव्यू करने का, इनसे मिलने का, इनके साथ महफिल करने का, इनके साथ बैठने का मौका मिले। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और आप लोग भी जब जानेंगे तो यकीन माने अपना टीवी चैनल चेंज नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी में जब हम लोग थे, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो वाबस्ता हैं लिखने से, कोई शायर हैं, वो सब इनको दिल से एक लक़ब देते हैं और वो लक़ब है मुर्शद का। और हम लोग कहते थे कि मुर्शद का ड्रामा चल रहा है, मुर्शद की शायरी, ठीक है, मुर्शद का गाना। बिल्कुल। तो अब मैं इतनी तमहीद बांध चुका हूँ। सिर्फ मुझे इनसे मिलने का ये इतना इश्तियाक नहीं था, बल्कि हमारा पूरा ऑफिस और जिसके सामने भी हमने नाम लिया वो कहते थे यार हमें इजाज़त है, हम आ सकते हैं, उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। तो आइए हमें आप सबको मिलवाते हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि हमने रिक्वेस्ट की और आपने कबूल की और आप तशरीफ़ लाए। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खलील साहब, सबसे पहले अगर मैं ये पूछना चाहूँ, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं, पाकिस्तान ने आपको जाना, लेकिन हम जानना चाहते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब का बचपन। अगर हम यहाँ से आगाज़ करें। मेरा बचपन एक ऐसे बच्चे का है जो खुद आगे के साथ पैदा किया गया था और उसके सामने जब बुज़ुर्ग झूठ बोल के सुबह रात को चाहते थे कि उनकी इज्जत की जाए, तो मेरे लिए बड़ी नागवार मूवमेंट थी, पहली बात। फिर मैं अक्सर लोगों को छाती पर हाथ मारकर ठस्से से ये कहते हुए सुनता था, मैं अंग्रेज़ दे टाइम दी नौकरी की थी और मेरा दिल करता था मैं कहूँ लाख दिलानत है। तो वो एक ऐसा समाज उस वक्त बदकिस्मती से डेवलप होने जा रहा था जिसने अगले 30-35 साल में एक ऐसी शक्ल इख्तियार की कि आज आप एक समाजी बंटवारे की बदकिस्मत लकीर पर खड़े हैं। इसलिए मैं थोड़ा एंग्री हुआ करता था। इसलिए आप थोड़े मैं यही से पूछने वाली थी आपसे कि लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन जब टीवी पे आपको देखा जाता है तो अक्सर आप गुस्से में ही नज़र आते हैं। इस बदलाव की क्या वजह है? बदलाव नहीं है। देखिए, मेरे यहाँ कोई आई डू नॉट पोज इन माई लाइफ, वट आई एम, आई शो वट आई एम एंड वट आई एम एट द मोमेंट। तो जब कोई ऐसी घटिया बात करेगा, मिसाल के तौर पर मैं आज भी इस तकलीफ़ से दो चार हूँ कि कई भौंकने वालों ने मुझे मिसोजिनिस्ट कहा। तो मैं कभी कंट्रोवर्सीज में मशहूर होने के ख्वाब नहीं देखा करता था और मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे ख़िलाफ़ बात करे, ये मेरी फितरत थी। तो मैं हैरान हुआ कि हमने अंग्रेज़ी के किसी शायर की बात कर लीजिए तो 20-20, 40-40 किताबें पढ़ाएंगे। तो अल्लाह ने आपको एक खलीलुर रहमान कमर दिया हुआ है, उसका एक ड्रामा आपने देखा और वो भी आपने समझा नहीं। आपने देखा ही नहीं कि खलीलुर रहमान कमर ने कभी मर्द को तो लिखा ही नहीं है। मेरे यहाँ ही औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। आप मेरी हीरोइन तस्वीर नहीं बहाती। मैं हमेशा उसको आई मेक हर पावरफुल एंड आई वॉन्ट माई वीमेन शुड बी पावरफुल। बट पावर का मतलब ये नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अज्यूम कराया जा रहा है कि औरत की इज़्ज़त मर्द की बेइज्जती करने के बाद हासिल होगी। इस तरह इज़्ज़त नहीं हासिल होगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि खुदा की कसम, अच्छा मर्द कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता। वो जितना वली हो जाए, जितनी कुर्बानी औरत देती है, कहीं मैंने डिफ़ाइन किया, मैं इस कुर्बानी को डिफ़ाइन करता हूँ। किसी ने कभी मुझसे पूछा ये वफ़ादार कौन होता है? मैंने कहा वफ़ादार वो होता है
जो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके ज़ाया कर देता है। तो ये जानबूझ के बेवफाई के सब मौके हमेशा मेरी औरत ज़ाया करती है, मर्द तो नहीं करते। मर्द नहीं बिल्कुल। करता, हम मर्द तो अपॉर्चुनिटी सीकर्स हैं, लड़कियों को तो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। तो भैया जिसके पीछे मक्खियाँ भागेंगी रैपर उसी को डालना है। जी खलील साहब, इस बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। पहला सेगमेंट है, उसकी तरफ भी बढ़ना है। पर्सनल ग्रूमिंग में आज क्या बताया जा रहा है आप लोग देखें। बहुत सारी बातें हैं जो खलील साहब से करनी है, यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खूब मज़े में होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने अपने बड़ों से बहुत सुना होगा। अगर आप नहीं सुना, एटलीस्ट मैंने तो बहुत सुना। वो है कि भाई कुछ पढ़ लो, किताब पढ़ लो। ये किताब नहीं पढ़ता। आजकल के इस दौर में, डिजिटल दौर में, रीडिंग की क्या अहमियत है, बुक रीडिंग इन पर्टिकुलर, थोड़ा सा इस पे हम आज जिक्र करेंगे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जर्नी पे चल रहे हैं, तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे आपको पता है किताबों के बगैर मुश्किल है। और कहते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से है और अच्छी किताबों से है तो आपकी सोच मुस्बत होगी, आपकी सोच एक प्रोग्रेसिव शख्स की होगी, एक ऐसे शख्स के लिए ये जिसने तरक्की की बहुत सारी राहें तेज़ी से तय करनी है, जिसने बहुत कुछ दुनिया में करने का इरादा रखा है कि मैंने इम्पैक्ट लाना है या अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना है और उस मकसद के पीछे मेहनत करके उसे अचीव करना है, तो किताबों के बग़ैर ये ज़रा मुश्किल है। अच्छा, किताबों से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने निसाब की किताब पढ़ ली, जो सिलेबस होता है, कोर्स होता है कि जी कहा था साइंस पढ़नी थी, पढ़ ली, फिज़िक्स पढ़ ली, मैथ पढ़ ली। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जानने से आप एक मुकम्मल बेहतर इंसान बन सकते हैं। किताब से अच्छा कोई साथी नहीं, किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं। तो जब आप अकेले हों तो आपको इससे बेहतर और क्या कंपनी चाहिए। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप ऑथर के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके जहन के साथ हमआहंगी सी एक डेवलप हो जाती है, एक ऐसी केमिस्ट्री होती है। और मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ कि जब ये ऑथर ने लिखा होगा तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा इतने सालों का जो उसने इन चंद सफ़ों में मेरे लिए समराइज करके दे दिया। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें किताबों की अहमियत एक बहुत छोटी सी एज में डाल दी जाती है। हमारे यहाँ बच्चे आजकल यूट्यूब देखते हैं, ऐप्स देखते हैं और इस तरह के कंटेंट देखते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। वो भी करें एक क्या कहते हैं मुतवाज़न हद तक, एक बैलेंस्ड सब चीज़ में रखें। कुछ किताबों ने मेरी बहुत मदद की है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन किताबों को पढ़ने से बहुत सारे अफराद को बेपनाह फ़ायदा हुआ है और होगा, ख़ास तौर पे वो जो एक करियर प्रोग्रेशन की जर्नी में जाना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द अपने करियर को स्केल करें। तो ये लिस्ट चूँकि थोड़ी सी 10-12 किताबों की है। पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ, पहली किताब जिसने मेरे लिए एटलीस्ट मेरी जो जर्नी थी शुरू में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं जानना चाहता था कि सक्सेस क्या होती है। तो मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था द रोड टू सक्सेस। पाकिस्तानी बहुत फेमस ऑथर हैं फ़ाइज़ हाशिम सियाल नाम है उनका। और उस किताब में उन्होंने कुरान और हदीस का भी रेफरेंस देते हुए दुनिया की बहुत सारी केस स्टडीज़ बताई कि बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे लोग कामयाब हुए, तो कामयाबी का राज क्या है। तो फ़ाइज़ हाशिम सियाल की बुक है जी द रोड टू सक्सेस। इन्हीं की एक और किताब है चेंज योर लेंस टू चेंज द वर्ल्ड। बड़ी अच्छी किताब है कि आप अगर अपना लेंस चेंज कर दें जिससे आप दुनिया को देखते हैं तो दुनिया बदल जाती है। दुनिया एक्चुअली बदल नहीं रही, आपकी सोच बदली तो आपके इर्द-गिर्द लोग बदल गए। बहुत अच्छी किताब है। एक है बॉर्न अगेन। मेरे एक दोस्त थे और वो एक बड़े डिप्रेशन के एक फेज से गुजर रहे थे, तो मैंने उन्हें किताब रिकमेंड की जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। अगेन फ़ाइज़ सियाल की किताब है। तो वो उससे बाहर आ गए। उनसे पहले उनकी सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसीज बन गई थी। सो मैं बड़ा इस बात पे मशकूर हूँ कि ऐसी किताबें मौजूद हैं जो आपको आपकी इस डिप्रेशन की स्टेट से भी बाहर निकाल देती हैं। फिर बहुत सारी और बुक्स हैं। एक है टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ये डॉक्टर रॉबर्ट शलर की किताब है। बड़े अकम्पलिश्ड राइटर हैं और इनकी बहुत सारी और किताब हैं। सिर्फ सेल्फ हेल्प और पर्सनल विजडम पे भी मत जाएं, फिक्शन ज़रूर पढ़ें, उसका एक अपना मज़ा है। उसकी आपके ना सिर्फ वोकैबुलरी बिल्ड होती है जो आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका होराइजन एक्सपैंड होता है। आप मेंटली हर चीज़ को मुख्तलिफ जावियों से देखने की सलाहियत रख सकते हैं। अब मैं कुछ और किताबों की तरफ आता हूँ। एक बड़ी अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। ये जेम्स क्लियर की किताब है और इसमें वो बताता है कि हैबिट क्या है।
कोई चीज़ जिसके कहते हैं मेरी तो आदत होगी, आदत नहीं छूटती, गंदी आदत है या अच्छी आदत आप अपना नहीं पा रहे, वो उसको साइंटिफिकली अनपैक करता है कि आपने आदत को कैसे अपनाना है, आदत का ट्रिगर पॉइंट क्या है, हैबिट को आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी हैबिट्स को, और जो बुरी आदत हैं उनसे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। सो बहुत सारी मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि किताबें हैं जो आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। एक किताब जिसने और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, अलेक्जेंडर ऑस्टर वाल्डर, इन्होंने किताब लिखी बिजनेस मॉडल कैनवस, बहुत मशहूर हुई कि कोई भी बिजनेस प्लान बनाना है तो उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इन्होंने एक और किताब बाद में लिखी टिम क्लार्क के साथ और एक और ऑथर थे उनके साथ, उसका नाम है बिजनेस मॉडल यू, अपना कैसे प्लान बनाएं, ज़ात का, इनफरादियत, आपका इंडिविजुअल ग्रोथ का क्या प्लान है। बड़ी अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। टिम फेरिस एक बहुत फेमस ऑथर हैं, इन्होंने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं। इनकी 2 किताबें जो मैं समझता हूँ कि हर ऐसे शख्स को जो इंस्पायर करता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे पढ़नी चाहिए। एक है ट्राइब ऑफ मेंटर्स और एक है टूल्स ऑफ टाइटन्स। इसने क्या किया कि कोई 150 के करीब लोगों को जो टॉप सक्सेसफुल लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें ख़त लिखा और उन्हें कुछ सवालात भेजे। उन्होंने कहा कि इन सवालात का जवाब दें। उस सवालात का एक कंपाइलेशन है इन बुक्स में और रिफ्लेक्शन है कि ये जो रिच लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, जो अकम्पलिश लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, क्या चीज़ें हैं जो इनमें कॉमन है, ये क्या करते हैं सुबह उठ के, ये इनको मोटिवेशन कैसे मिलती है। और किताबों के अलावा आप ऑनलाइन जाके इनकी समरीज़ भी देख सकते हैं। अब तो यूट्यूब पे और बहुत सारी ऐप्स पे समरीज़ अवेलेबल हैं, ऑडियो समरीज़ भी हैं, बट जो किताब के वर्क को हाथ में पकड़ के पढ़ने का मज़ा है वो कुछ और ही है। वो कोई एक मुनफरिद सा मज़ा है। वो ऐसे जैसे मेडिटेशन है, जैसे आप योगा कर रहे हो, जैसे कोई म्यूज़िक चल रहा हो, जैसे कोई डांस कर रहा हो, इस तरह का एक बॉन्ड बन जाता है जब एक किताब में आप महव हो जाते हैं। कुछ और बुक्स हैं जिनको मैं ज़रूरी समझूंगा कि जल्दी से बता दूं, और ये लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे पॉपुलेट भी हो रही होगी इनके नामों और ऑथर्स के साथ। आप जाके बाद में सर्च भी कर लीजिएगा। एक है नेपोलियन हिल की बड़ी फेमस बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे जब आप यंग लोग एंटर हो रहे हैं करियर में, या जो लोग अभी अपने अर्ली स्टेजेस में हैं करियर में, उनके लिए। एक और बुक है जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर है कि आप हर बंदा कहता है मैं अभी नहीं, कल कर लूँगा, तो कल तो कभी नहीं आता, बाद में देख लेंगे, बाद कभी नहीं आता। तो वो बड़ी अच्छी बुक है और ये ब्रायन ट्रेसी की बुक है, इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। तो वो क्या है कि जो सबसे कठिन काम है ना वो पहले कर लो, वो उसे गुजार लो, फिर सब ज़िंदगी आसान हो जाती है। और वो एक पूरी उसके ऊपर बात है। इस प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ी अच्छी बुक है डेविड एलन की, गेटिंग थिंग्स डन। आपने अगर अपनी टाइम को एज ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिव करना है, वेरी गुड बुक, आई हाईली रिकमेंड, इट हेल्प मी अ लॉट इन मैनेजिंग डिफरेंट टीम्स। और एक और किताब जो अगर आपने लीडर बनना अच्छा, तो उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार है, इमोशनल इंटेलिजेंस में इसका किरदार है, एम्पैथी में किरदार है, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं दोस्त कैसे जीतूं और लोगों को मुतासिर कैसे करूं। डेल कार्नेगी की किताब है, बहुत पुरानी है, बेस्ट सेलर है, दुनिया में न जाने कितनी ज़ुबानों में ट्रांसलेट हुई है। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक बड़ी अच्छी किताब है रॉबर्ट कायोसाकी की, और वो है रिच डैड पुअर डैड। सो ये कुछ बुक्स थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। एक और टोनी रॉबिन्स एक बहुत फेमस कोच हैं, उन्होंने दुनिया में न जाने करोड़ों लोगों को अभी तक कोच किया है, ट्रेन किया है पर्सनल विजडम पे, मोटिवेशन में। अमेरिका के सदर से लेके दुनिया के टॉप टेनिस स्टार और बिजनेसमैन से लेके न जाने कहाँ कहाँ तक उनके क्लाइंट्स नहीं हैं। 2 बड़ी ज़बरदस्त उनकी किताबें जो उन्होंने लिखी, और ये जो 12-13 किताबें मैंने आपको बताई हैं, मेरे ख्याल में अगर आप ये पढ़ लें आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको इतना प्यार और हो जाएगा बुक रीडिंग से कि शायद इसके बाद कोई 200 और आपके आगे आ जाएंगी पढ़ने वाली। तो उनकी 2 किताबें, आखिरी किताबें जो मैं बताऊंगा बिफोर आई क्लोज दिस एपिसोड, वो है, एक है अनलीश द जायंट विद इन और एक है अनलीश द पावर विद इन। टोनी रॉबिन्स की ये 2 बुक्स हैं। सो दिस वाज ऑन रीडिंग, कि रीडिंग की क्या अहमियत है डिजिटल एज में, और इससे लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कितना फ़ायदा होगा। और हर किस्म की किताब पढ़ें, चाहे उसका आपको फौरी तौर पर फ़ायदा नज़र आना ना हो, बाद में बहुत अरसे बाद उसकी बहुत सारी बातें, उसकी एनेक्डोट्स, उसकी एग्जाम्पल्स, उसका थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में आपको बहुत मददगार साबित होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ मज़ीद अच्छी बातों के साथ। खुदा हाफिज़। जी
जी वेलकम बैक टू द शो। इतनी मज़े की बातें हो रही हैं कि ब्रेक लेने का भी दिल नहीं करा। मुझे ये बताएं कि बाग़े जना में रंग और रोगन करने का एक वाक़या है, वो क्या किस्सा है? किस्सा क्या है? दैट्स माई प्राइड। मैं हमेशा ये बड़े मेरे शुरू में मेरे बच्चे चूँकि उन्होंने नहीं देखा वो वक्त, तो वो मुझसे खफा होते थे कि आप ये क्यों बताते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। मैंने ना जब बीकॉम में मेरा एक गोल्ड मेडल होता था मनी बैंकिंग एंड क्रेडिट के ऊपर जो हबी बैंक देता था, एंड माय क्लास फेलोज एंड माय टीचर्स यूज्ड टू कॉल मी PhD ऑफ मनी बैंकिंग एंड क्रेडिट। बाबा MBC में बुलाया जाता था। तो आई टॉप्ड इन दैट। तो उसमें हबी बैंक में गोल्ड मेडल देना था। नाउ एज ए पुअर गाय, मेरी शादी भी हुई थी उस वक्त, और मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। मैं जहाँ नौकरी के लिए जाता था मुझे नौकरी नहीं देते, कहते तू भाग जाएगा, तू टॉप किया हुआ तूने। अच्छा। तो मैं आके बैठा हुआ था फिरोजपुर रोड पे ना, मजांग चुंगी के पास बस स्टॉप के ऊपर बस का इंतज़ार कर रहा था। और मैं वो नहीं था जो बस के साथ लटक के जाने वाला है। मैं 10 बसों का इंतज़ार करूँगा, बट आई विल फाइंड अ प्लेस टू एंटर इनटू इट। तो मैं वो पाइपों की रेलिंग थी उसके ऊपर बैठा हुआ था और साथ 2 लड़के बैठे हुए थे। ठीक। दे वर फ्रॉम द सेम कॉलेज। अब उनको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो ये कहता है यार तेन पता है मनी बैंकिंग क्रेडिट जिन्हें टॉप किया है वो साढ़े कॉलेज का मुंडा है। दूजा कहता भाजी उन्होंने तो उस वेले अभी बैंक ने नौकरी देती होनी। अब मैं जरा गुस्से में था, आई नीडेड जॉब। अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे आ गया गुस्सा और मैंने कहा ठहरो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं हूँ वो लड़का और कोई नौकरी नहीं है मुझे। इस बात पर मैं आज भी पछता रहा हूँ। काश मुझे वो दोनों लड़के मिल जाए, और अगर वो आज कहीं सुन रहे हैं तो मैंने वो जिंदगी भर का गुनाह किया था। मुझे उनको डिसहार्ट नहीं करना चाहिए था। तो जब मैं ये वाकया सुनाता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो अपने आप को गरीब मत समझिए। अगर आपके अंदर ज़र्फ नहीं है फिर गरीब है आप। अगर आप हलाल कमाने की जुस्तजू में मेहनत कर रहे हैं तो खुदा की कसम आपसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है। और अगर आपने हराम के पैसे कमा के लंदन भाग गए हुए हैं तो आपसे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं है। तो मैं बुरा वक्त था, हम एक कमरे के घर में 15 लोग रहते थे, मेरे चचा की फैमिली और हमारी फैमिली। और वो कमरा भी नहीं था, वो शेल्फे नहीं बनाते, वो जो क्या होता है स्टोर, वो बना हुआ था। तो शेल्फों पर सोते थे, रात को गिर भी जाते थे हम और एक दूसरे पर हंसते थे। बट वी वर एंजॉयिंग दैट्स इट। क्योंकि मैं इस ईमान के साथ जिया हूँ जहाँ मेहनत करेंगे कमाएंगे। तो अब्बा वो छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे। तो एक दिन वो एक मिठाई का डब्बा लेके आए। 1981 की बात है, 81 की बात है। मैंने कहा किस बात की मिठाई? और ये वो ज़माना है जब मैं पंजाबी में बोलते कख पानी के दूरा नहीं सा करता। मैं टूटी के पास बैठ के आवाज़ देता था, आना ज़रा मुझे पानी पिला देना। तो मेरे बहन भाई सारे बड़े बादब थे, तो उन्होंने नेवर कंप्लेन इट। तो वो 5,40,000 का ठेका था, बड़ी अमाउंट था उस वक्त। हाँ। तो मेरे अब्बा से पूछा कितने पैसे बचत हो जाएगी? कहते यार असल में ना लेबर ज़्यादा है, वरना 2.5 लाख बच जाते, अदरवाइज 70-75 हज़ार बचेंगे। मैं लेबर क्या है? उन्होंने कहा पूरे जिनाबाग को रोगन करना है और 12 दरी का जंगला बेल्ट करना है। बिल्कुल। मैंने कहा मैं करूँगा अब्बा। उन्होंने कहा चल। हम मेरे और अब्बा की बहस शुरू की, भाई न्यू गई काम तो करता ही नहीं कोई। FSC की हुई थी मैंने उस वक्त। बहस शुरू हुई, तीसरे दिन मैंने अब्बा को मना लिया। तो अब्बा ने ना बड़ी सॉफ्ट हो गई एक बात की मुझे, तो यार फिर एक गल सुन, उत्थे किसी ने दसी ना कि तू मेरा पुत्र है। मैं अच्छा जी मेरी दसता। तो रोगन वोगन करना नहीं आता था, लेकिन रोगन में कमाल क्या था। तो मेरा छोटा भाई एराज, उसके हाथ में रोगन का डोल होता था और मैं रोगन कर रहा होता था। गर्मी की वो तपती दोपहर मुझे, दैट दे आर माई प्राइड आई टेल यू। मैंने पूरा जिनाबाग रोगन किया। और आपके पास चूँकि प्रोग्राम छोटा है, एक बड़ा मज़े का वाक़या रिलेटेड है इससे कि लास्टली जब मैं चिल्ड्रन पार्क अपना कर रहा था, रोगन कर रहा था, तो सुपरिटेंडेंट बाग जिना चौधरी नज़ीर साहब शायद उनका नाम था, उनकी जीप आगे रुकी है, साथ अब्बा जी बैठे हुए हैं। उस वक्त मेरा वो अंग्रेज़ी सीख, उस वक्त मैंने तय कर लिया था
कि अब मैंने अब्बा से अंग्रेजी रिटेलिएट करके कि अंग्रेजी, सिवाय अंग्रेजी के मैं ठेले वाले से भी अंग्रेजी में बात करता था, और फ्लुएंसी अच्छी हो गई थी और वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी मेरी, तो मैं गाली भी अंग्रेजी में देता था। मैंने कहीं गाली दी तो सुपरिटेंडेंट बागे जिन्होंने सुन लिया, कहता इधर आओ काका। मैं गया, ओए कितना पढ़े है तू? मैं जी मैट्रिक। अब्बा जब सामने खड़े हैं, ना 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 तू मैट्रिक नहीं पढ़िया, तू बेटा ज़्यादा पढ़े हैं। और मैं कहा नहीं जी ज़्यादा पढ़े। अंग्रेजी कितों सीखी? मैं जी इतने अंग्रेज अमरूज नहीं टुरते फिरते। कहना मैं 3 साल तो सुपरिटेंडेंट इतने किन्ने अंग्रेज फिरदे, मैनू नहीं आई। मैं कहा जी मैनू जरा शौक है सीखने का। ठीक है। तो किन्ने भैन भरा? हम 5 भैन भाई थे। मैं जी 12 हैं। अब्बा की करते? मैं कहा अब्बा वेल है। तो तू काका तू पढ़ता क्यों नहीं? तो वाल साहब हम मुगल हैं, तो अब्बा जी यूज्ड टू बी कॉल्ड एज मिर्ज़ा साहब। तो गुफ्तगू करने के बाद कहता मेरे अब्बा जी की तरफ देखा, कहता मिर्ज़ा साहब अब मुंडे नूं जरा गौर नाल देखो, यदि छवि तुहाडे उस पुत्तर नूं नहीं मिलती, वो जो शेरो शायरी करता है। अब्बा कहते नहीं। कहता अच्छा। लास्टली उसने फिर कहा जाते हुए ना, कहता मिर्ज़ा साहब गौर नाल देखो इस मुंडे नूं, यदि छवि तुहाडे उस पुत्तर नाल मिलती है। अब्बा जी ने फिर इनकार किया, वो खैर चला गया। तो कोई साल भर के बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, हमने वाकईतन वो 2.5 लाख कमा लिया। उस वक्त 2.5 लाख वाज अ बिग अमाउंट। बिल्कुल। तो मैं जब तैयार व्यार हो के एक दिन, मैं फिर दोबारा 3 साल में पढ़ नहीं सका था, तो फिर मैंने बीकॉम में दाखिला लिया। तो अब्बा ने एक मोटरसाइकिल लेके दी मुझे। वो एक मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जीन्स पहनी, तो वो एक हबशी गुलकारा होती थी, उसने माइक हाथ में, उसकी टी शर्ट थी, गॉगल्स लगाई हुई मैंने। गुलशन करीन जनाबा के कबाब बड़े पसंद है, मैं खा रहा हूँ बेटा, अब्बा मुझे देख रहे हैं। इतने में चौधरी साहब आ गए। अब्बा ने तारुफ कराया कि मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। वो बातें करनी शुरू कर, यार सुनाई दे कुछ। मैंने को 2-1 गज़लें सुनाई। तो कहता मिर्ज़ा साहब तुहानूं याद है पिछली गर्मियां जी मुंडा तुहाडे कोल रोगन कर रहा सी? अब्बा जी कहते नहीं याद है। मैं तुहानूं कहा सी छवि तुहाडे शब्द ना मिलती। अब्बा जी कहते नहीं वही है। तो वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे कहा बेटा खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ, उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे कहते हैं पुत्र मैं बड़ा गुनहगार आदमी है, पर मैं तो नहीं गल दसा जिंदगी च इंशाल्लाह तेन कभी शिकस्त नहीं होगी। बस किसी किसी की दुआ लग जाती है। खलील साहब, खलील साहब मुझे ये बताएं कि दुनिया के लिए खलीलुर रहमान कमर एक तख्लीकार, आप अपने आप को क्या देखते हैं? आप कौन हैं? मैं ना 6 साल का जब बच्चा था तो आई वाज सो पूरा चाइल्ड कि माएँ अपने बच्चों के साथ मुझे बैठने नहीं देती थी। एंड इट वाज ओनली माय अल्लाह एंड मी न्यू कि जो दौलत अल्लाह ने मुझे दी हुई है ना, वो किसी के पास नहीं। तो आई आस्क्ड दैट चाइल्ड आस्क्ड फ्रॉम हिमसेल्फ, डू यू नीड पीपल? आंसर केम नो। You become the need of the people, and I am still being guided by that 6-year-old child. तो ये चीज़ मेरे अंदर मौजूद थी जब मैं बैंकर एंड आई वाज अ फेमस बैंकर, याद रखना। बिल्कुल। मैंने गिल्ली डंडा भी पूरी ईमानदारी के साथ खेला है। इफ़ आई डू समथिंग तो मुझसे तवक्को मत कीजिए कि यहाँ मैं झोल करा जाऊँगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। ये तवक्को करके चलो लेट्स किल टाइम, नो नो नो, आई डोंट किल टाइम। आई डू एवरीथिंग विद ऑल ऑनेस्टी, ऑल पॉसिबल ऑनेस्टी। तो परहैप्स ये मेरी कमिटमेंट देख के अल्लाह मुझसे राजी हो गया, मुझे से गुनहगार आदमी से। और मुझे याद है जब मेरा बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह हिट हुआ तो प्रेस मुझे इंटरव्यू कर रहा था, तो एक साहबी ने पूछा खलील साहब हर बंदे की ज़िंदगी में एक हिट होती है, तो यू गॉट इट सो इमीडिएटली, अब क्या होगा? तो आई गिव हिम एन आंसर दैट विल रिमेन टिल आई डाई कि तुम मुझे देख रहे हो, मेरे देने वाले को नहीं देख रहे। बेशक। बेशक। आपने हिट की बात की खलील साहब, आप लोगों के दरमियान हिट हुए लंडा बाजार के बाद। लंडा बाजार की बूटा फ्रॉम टूबा टेक बूटा फ्रॉम बूटा टोबा टेक सिंह, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने आपको उसमें लंडा नहीं, आप बाजार में उसको पहला अदाकारी नहीं, करते छोटी होंगी आप। हाँ बिल्कुल। बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह वाज अ क्लासिकल हिट। लेकिन लंडा बाजार में लोगों ने लंडा आपको बाजार मैंने अदाकारी act किया करते था हुए ना। भी बिल्कुल देखा। एक्ट वहाँ मैंने किया act था ना किया, आपने। हाँ। हाँ, तो लोगों ने बाय फेस आपको वहां से जाना। या तो by face। लंडा बाजार आपके लिए क्या है? लंडा बाजार
अगर कोई गौर से देखे तो इसके पीछे दो चीज़ें थी। मैं छोटा था तो भुट्टो साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो बैन वाला कोट पहनते थे और मैं लंडे का कपड़ा नहीं पहनता। अरे वाह, क्या बात। मैं माजरत कता कलामी के लिए ये मैंने रखा हुआ था कि ये मैं लाजमी सुनूंगा, तो अब आप आ गए हैं तो फिर सुनाइए। मैं लंडे का कपड़ा नहीं पहनता। मैंने अपनी गुर्बतों में लंडे का कपड़ा नहीं पहना। मुझे एक स्वेटर मिल जाए, जब तक मेरा कद बड़ा नहीं हो जाता है, 3 साल चले मैं चलाऊंगा उसको, बुना हुआ हो। लेकिन अगर उस वक्त मुझे लंडे से बैन वाला कोट मिल जाता तो मैं शायद खरीद लेता। आई वाज सो बिग अ फैन ऑफ भुट्टो साहब। तो चूंकि बैन वाला कोट अवेलेबल नहीं होता था, तो अब्बा को मेरे मामू ने कपड़ा दिया सूट का। वो लंडे से सूट वो पहनते थे, वो शलवार में कमीज कम पहनते थे, जरा बाऊ टाइप आदमी थे वो। तो वो लंडे से पैंटे शैंटे सूट वूट लाके पहन लेते थे अपने साइज के करवा के। हमारे उनके दोस्त थे साग टेलर साहब, अल्लाह करे जिंदा हूँ मैं, मुझे याद नहीं, मैं मुँह से कुछ निकल ना जाए। तो मैंने अब्बा को कहा आपने सूट नहीं सिलवाना, आधा कपड़ा मुझे दे दीजिए। वो मेहंदी कलर के का कपड़ा, जो मेहंदी लगी हुई मेहंदी नहीं, जो मेहंदी का ओरिजिनल कलर होता है, जो खुश्क मेहंदी होती है, तो अब्बा ने मुझे दे दिया। मैंने 80 रुपये दे के इसाक टेलर साहब से बैन वाला कोट सिलवाया। बिल्कुल। अब उस ज़माने में आपने तो वो वक्त नहीं देखा, उस ज़माने में किसी से ये पूछना ये कोट कितने का लिया, उसको गाली देने का मुतरादिफ था। इसका मतलब है आप पूछ रहे हैं कि लंडे चढ़े आई। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं होता था। एक एच क्रीम बक्स, मेरे ख्याल में मैंने लेटर एजेस में सुना नाम उसका, दिस वाज द ओनली डिपार्टमेंटल स्टोर अवेलेबल इन लाहौर, या एक आध शायद कराची में होगा। तो मैंने वो पहना और मैं ठस्से से एक चाची के घर गया। आए वे किन्ने दा लिया? मैं कहा नहीं लिया नहीं चाची जी अल्लाह पाक की किस्मत सोया चल वे। शी इज नॉट बिलीविंग बिकॉज मेरी औकात नहीं है कि मैं 80 रुपये दे के कोट सिलवाऊंगा। डोंट पीपल डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। इसको सब सुनने वाले जो है ना, इससे प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारी तरबियत बहसियत कौम क्या हुई है। और ये मुझे बहुत बचपन में मालूम हो गया। मैं एक खाला के घर गया, एक फलानी के घर गया, एक हमसाई के, मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। और मैं डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था कभी भी। मैं डिप्रेस हुआ 5-6 जगहों पर, यही जवाब वे चल वे। मैंने वो कोट उतारा। सून आफ्टर दैट मेरी अम्मी का एक सब्ज रंग का ट्रंक था और उसमें डाला, फिर मैंने उसको कभी जिंदगी में नहीं पहना। ये हो गया। अब मैं आई वॉज हेडिंग फर्स्ट पंजाब मुदारवा। मेरा भाई मेरे पास गुडाना ऑफिसर था, हम इकट्ठे घर पे रहते थे। लेकिन आई वॉज सो इनटू स्टडीज। मेरे लिए चूंकि टॉपर था मैं, तो मेरे लिए जरा ईगो का मसला था कि कोई सवाल ऐसा ना हो कोई मुझसे पूछे और मुझे जवाब ना आता हो। तो उमूमी तौर पर मैं हर वक्त पढ़ता रहता था या काम में होता। तो मुझे ये कपड़ों की उस ज़माने से ही मुझे कपड़े पहनने और टीप टॉप करने का शौक ही नहीं। मैंने कहा लानत भेजता हूँ मैं, अगर लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं तो फिर खुदा के वास्ते जिस दिन पैसे आएंगे कपड़े खरीद के बाहर टांग दूंगा, उनको उसकी इज्जत करते रहे। तो वो मेरे कमरे में आया तो ही वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस कोट। मैं कहता रहा व्हाट अ नाइस स्टफ, कितों ले? कहता मैं 150 रुपये लंडे चो लिया। अच्छा, अब तक मैंने लंडा नहीं पहना हुआ। अच्छा, मैं कैसा कर मेरे ड्राइवर को ले जाके ना ऐसे 2 कोट खरीद और एक्लिप्स वालों को ड्राई क्लीन दिया। एक्लिप्स का भी एक वजह थी। अब्बा जब आके कपड़े खरीद के लंडे से ड्राई क्लीन पे दे के आते थे तो वो ज़रा शोशा मारते थे कि मैं एक्लिप्स वालों को दे के आया हूँ। तो डेविस रोड पे मेरा ऑफिस होता था, एडर्टन रोड पे, तो साथ ही एक्लिप्स वाले थे। उसने आके 2 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट किया कि भाई जी मैं इससे भी अच्छे 2 कोट जो है खरीद के, हम वी आर सेम साइज, 3 ब्रदर्स आर सेम साइज, तो मैं दे आया। ओके जी, 2 दिन बाद कोट आ गया। कोट आ गए, अगले दिन बोर्ड मीटिंग थी, मैं बैठा। अब खलील रहमान कमर somebody else। अब स्लैंग बदल गया। कितने का लिया मतलब कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया, कहाँ से लिया मतलब कौन से मुल्क से लिया। ओके, बिल्कुल समझ। मीटिंग पे हॉट एजेंडे पर गुफ्तगू हो रही है। यका कि चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब आसिफ जमशेद शाह साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो मेरी तरफ झुके, उन्होंने कॉलर टच किया तो बड़ा नाइस स्टफ भाई साहब, कहाँ से लिया? मैं सर 150 रुपये का लंडे चो लिया। अरे क्या बात कर, मैं सर खुदा पाक दी किस्म 150 रुपये का ना करें ना सर। मैं कहा अल्लाह पाक दी किस्म 150 रुपये का लंडे चो लिया। अच्छा यार जाने दीजिए। मैं उस दिन भी कसमें खा रहा था, उस दिन भी सच्चा था।
मेरी बात किसी ने नहीं मानी। और आज भी मैं आज भी कसम खा रहा था, आज भी मैं सच्चा था, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। क्या बात है। बहुत सारी बातें हैं खलील साहब, सेगमेंट की इजाज़त है तो हम सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, फिटनेस का सेगमेंट है, जल्दी से देखें और वापस आए क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करनी है खलील साहब से। Assalamualaikum everybody. We are back with another amazing episode of Health and Vitality. आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। मेरी जो सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है, और क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन स्ट्रगलिंग विद इट। बहुत सी मेजॉरिटी 90% मेन को भी ये मसला होता है, बट 90% फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, जिनको होता है कि यार मेरी थाई कैसे कम होंगी, मेरे ग्लूट्स कैसे कम होंगे, मेरे साइड हैंडल्स नहीं कम हो रहे। थाइज़ के ऊपर पर्टिकुलरली हर फीमेल को एक कंसर्न होता है कि कैसे करें। सो थोड़ी सी मैं आपको बायोलॉजी बताऊंगी कि एक फ़ीमेल बॉडी और एक मेल बॉडी, एक मेल बॉडी अगर आप थोड़ा सा उसको स्टडी करें तो द मेल बॉडी इज़ मोर, यहाँ से इट्स लीनर, और इधर से टमी अप से अ मेल बॉडी इज़, उसका मास इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि द शोल्डर, द चेस्ट इज़ बिगर इन साइज, बट उनके थाई और उनकी जो थाई हैं, ग्लूट्स हैं, ये सब श्रिंक हुए होते हैं। बट ऑन अ फीमेल बॉडी, उस फीमेल बॉडी की एनाटमी ही फ़र्क है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ कर्व ऑन द हिप साइड एंड गोज़ लो डाउन। अच्छा, ये फ़र्क क्यों है? ये मर्द की और फीमेल की बॉडी में ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए है द फीमेल हैज़ टू गिव बर्थ, तो ये जो एनाटमी है ये आपको मदद देती है टू फैसिलिटेट गिविंग बर्थ, ताकि हमारे यहाँ के जो सब मसल हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये बड़ा होता है to facilitate. And all the men out there, because they have to do the physically strenuous things, talking about ancestors, तो they need power on the upper body, that's why. तो पहले तो इसको समझ लें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ना, मैंने ये भी देखा होगा कि यार मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो भाई है, there are so many people जो यहाँ पे अपने बहन भाई भी आते हैं, so they go like यार नहीं उसकी टांगे पतली हैं और मेरी पतली नहीं है और मेरी थाइज़ बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ अपने आप को एक मर्द की बॉडी से कंपेयर ना करें कि उसकी थाई कम है तो मेरी क्यों नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। सो आज हम आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करेंगे जो आपको सब्सटेंशली अपनी थाइज़ के अराउंड, अपने ग्लूट्स के अराउंड, अपने हैमस्ट्रिंग के अराउंड फैट को रिड्यूस करने में बहुत मदद देगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल शो यू सम वेरी अमेजिंग वर्कआउट विच विल बर्न द फैट अराउंड योर थाई एरिया एंड लोअर एब्डोमिनल। सो गाइस, हम बात कर रहे थे थाइज़ के ऊपर से फैट कैसे पिघलाना है और कैसे अपनी लेग्स को, लोअर बॉडी की लेग्स की शेप कैसे निकालनी है। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं फीमेल से। मेरे साथ हैं नाइरस, और नाइरस हमें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी हमारे वर्कआउट्स, और ये एक बड़ा पर्टिकुलरली फीमेल्स का बड़ा कोई ना बर्निंग टॉपिक होता है, और हम आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करेंगे जिससे आप अपने थाइज़ के, अपने लेग्स के, थाइज़ के आप अपने फ़ैट को बर्न कर सकते हैं। सो नाइरस हमारे साथ है। नाइरस, हम आएंगे, ऐसे लगते हैं फ्रंट पे आ जाते हैं, और राइट फ्रंट पे हम आते हैं और हम करेंगे फर्स्ट वर्कआउट है आपका, हमने स्क्वाट्स। एवरीबडी अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि हर एपिसोड दूसरे पिछले एपिसोड की कड़ी है एक। सो हमने स्क्वाट्स किए थे। सो हाउ डू यू डू द स्क्वाट्स? स्क्वाट्स जब आप करते हैं थोड़ा सा आप मुलाहिजा करें, गौर करें। नाइरस बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगी, एंड देन यहाँ से आपने इमेजिन करना, आपने अपना सारा वज़न अपनी हील पे रखना है, अपनी एड़ी के ऊपर। सो अपना वज़न हील पर, और सोचें कि आप किसी स्टूल पे बैठ रहे हैं, आप स्लोली बैठ रहे हैं, कमर बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, आपने ये देखना है कि आपका जो घुटना है ना, ये आपके पंजे से आगे ना जाए, आपके टो से आगे ना जाए। सो इस तरह करके स्लोली आप, ये स्क्वाट है, सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए हम दोबारा इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। स्क्वाट है एंड वी स्लोली गो डाउन। और राइट, हो क्या रहा है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, एक्टिवेट क्या हो रहा है और कहाँ पे हिट हो रहा है? बेसिकली आपकी थाई, आपकी क्वाड्स, आपके ग्लूट्स, ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं, और आपका लोअर एब्स, आपका जो लोअर स्टमक है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है। नाइरस स्ट्रेट ऊपर आ जाएं, और राइट, एंड लेट्स गो डाउन अगेन। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी वेरिएशन डालेंगे एवरीबडी। सो नाइरस हम फ्रंट आप आ जाएं, तो ताकि ना सबको पता चले वेरिएशन है क्या। सो हम स्क्वाट करेंगे, स्लोली स्क्वाट डाउन एंड देन स्टैंड अप, राइट किक, और राइट स्क्वाट डाउन, गेट अप, लेफ्ट किक। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब किक्स भी जो आप मारे हैं, तो ये आपका जो ये साइड है ना, ये वाले जो फैट हैं, ये आपने टाइट रखना है इस साइड को, ताकि ये आपका जो साइड हैंडल्स हैं, ये भी आप साथ इकट्ठा हिट करना है। और राइट, लेट्स गो नाइरस, ये सब मिला के एक है। लेट्स गो, थोड़ा सा क्विकली करेंगे। स्क्वाट डाउन, साइड किक, स्क्वाट डाउन, साइड किक। एक हुआ है, 10 से 15 से 20 से 40 से 50 कर लें। सो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एम रेप्स, एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल। बहुत से लोग 5 करके 10 करके, ठीक है ना, 10 बोले थे तो कर लिया ना मैंने, हो गया ना। ऐसे नहीं करना है। जब आप
आपको ना मसल बर्न होने लग जाए ना, तब आपने रैप स्टार्ट करना है। दैट्स व्हेन यू विल बिकम लेजेंडरी। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप बिल्ड कर लेंगे तो गो एम रैप्स, एज मैनी रैप्स एज पॉसिबल। ओके, फर्स्ट वर्कआउट था ये हमारा अपने क्वाड्स को, अपने ग्लूट्स को हिट करने का। सेकंड इज़ लंजेस। एवरीबडी, लंजेस भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। दोबारा आपकी याद दहानी के लिए हम आपके लिए रिपीट कर लेते हैं। व्हाट यू डू इज़ कि आप हाथ यहाँ साइड पे पेल्विक जॉइंट पे रखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम लेंगे। यस, ज़बरदस्त नायरस, दैट वाज अ नाइस बिग स्टेप। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपका पीछे वाला पाँव ना बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आपने ये जो हील है ना, इसको नीचे की तरफ नी को दबाना है, दैट्स ऑल। और आप एक परफेक्ट लंज के एंगल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आपका इधर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, आपका जो घुटना है वो आपके टो से आगे ना जाए। सो यहाँ पे आप इसको होल्ड रखेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, ऑलराइट, एंड कम बैक अप। 5 सेकेंड्स में अप, 5 सेकेंड्स में डाउन, 5 सेकेंड्स में अप, ऑलराइट, 5 सेकेंड्स में डाउन। ये लंच है, हमने आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से आपके साथ शेयर किया है। बहुत ज़रूरी है एवरीबडी, फीमेल्स, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये सब ख़त्म हो, मेरा यहाँ पे अच्छी सी लुक निकल आए, मेरी टांगों की फ़ैट अराउंड जो फ़ैट है वो कम हो, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके अंदर में थोड़ी सी वेरिएशन हम लोग ऐड करेंगे। सो नायरस हम क्या करेंगे, वील गो इनटू द लंज, बैक लंज, एंड हम फिर बैक लंज से आएंगे, फॉरवर्ड किक मारेंगे बैक लंज से। ये बैलेंस बहुत अहम है। सो फर्स्ट टाइम अगर आपने बैलेंस लूज़ नहीं करना, अपने आप को कोई भी इंजरी नहीं देनी, सो किक इन कर लें। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा बैक जाए और वापस आए और ये किक इन। ये किक इन जो हुआ है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ना अपना पेट टाइट रखना है। एवरीबडी पेट खींच के रखें अपना, तो आप ना ये बेसिकली अपना लोअर एब्स को हिट करना है। तो ये लोअर एब्स, बैक, थाई, ग्लूट्स सब हो गया, ज़बरदस्त। गोनायरस, बैलेंस, बैलेंस बहुत अहम है। स्लोली जाएं। अक्सर लोग ना बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से बैलेंस खो देते हैं। सो वेरी स्लो, नाइस एंड स्लो, यस, कम बैक, ब्रिलियंट नायरस। ओके, सो कम ऑन द साइड, ऑलराइट, सामने की तरफ देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट वर्कआउट था एवरीबडी, लेट्स डू अ रिवाइंड, अ रिकैप। इस बार नायरस सामने की तरफ, क्योंकि साइड वेज भी हो गया, सामने की तरफ से हम थोड़ा सा डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे ताकि अच्छे से ऑडियंस को पता चल जाए करना क्या है। ओके, फर्स्ट राउंड, वी गो स्क्वाट्स, वी स्टैंड अप, साइड किक, स्क्वाट, साइड किक, स्क्वाट, साइड किक। पेट टाइट रखें, कमर सीधी रखें। बहुत अहम है कि आप अपना पोस्चर को परफेक्ट रखें ताकि आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। अमेजिंग। ओके, नाइस। द अदर इज लंज, सामने की तरफ ही लेंगे, बड़ा सा स्टेप, बड़ा सा स्टेप, और ग्रेट, बड़ा सा स्टेप, अमेजिंग। ओके, स्लोली डाउन एंड यू किक फॉरवर्ड इनटू द कैमरा, यस, ज़बरदस्त। और ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे लोअर एब्स हिट हो रहे हैं। बहुत अहम है, दिस इज़ हाउ यू बर्न योर फैट अराउंड योर बॉडी। और इसके साथ न्यूट्रिशन बहुत अहम है। अच्छा, मतलब ये करके आप जाके फ्रेंच फ्राइज़ खा लें, कुछ नहीं होने लगा, और जाके आप जो है पिज़्ज़ा खा लें, कुछ नहीं होने लगा। तो सबसे पहले अगर फ़ैट को बर्न करना है ना, तो सबसे पहले और फैट इनटेक नहीं करनी है। तो जो भी फैटी चीज़ें हैं उनका इनटेक नहीं करना, मतलब जो भी तली हुई चीज़ें हैं, जो भी जिसके अंदर चीज़ है, मायोनीज़ है, ये चीज़ों से इज्तनाब करें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, वर्कआउट डेली करें, अपने लाइफस्टाइल को इन्हांस करने के ऊपर काम करें। वी विल सी यू सून इन अनदर एपिसोड ऑफ ऑसमनेस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑलराइट एवरीबॉडी, हम बात कर रहे थे फैट लॉस के ऊपर, हम बात कर रहे थे अपने लेग्स के अराउंड से फैट को बर्न करने के ऊपर, और इसके साथ अगेन वर्कआउट कर लिया, सब कुछ हो गया, बेहतरीन है, मगर खाली वर्कआउट कुछ नहीं करने लगा जब तक हम अपनी न्यूट्रिशन पे काम नहीं करेंगे। और न्यूट्रिशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की मिथ्स हैं। मैं पूरी ज़िंदगी अपने सुनते हुए बड़ी हुई हूँ कि ये जो खजूर होती है ये इंसान को मोटा करती है, खजूर के अंदर पता नहीं 2 रोटियों जितनी कैलोरीज होती हैं, खजूर एक बहुत ही मोटा करने वाली चीज़ है। ये मैंने सुना है और आप सब ने भी बहुत सुना होगा। मेरे इर्द गिर्द अभी जितने लोग मौजूद हैं वो सब सर हिला रहे हैं कि यस ऐसा ही है। सो इसकी मिथ्स, इसके अराउंड जो मिथ है उसको डिबंक करने के ऊपर हम आज बात करेंगे। खजूर बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बेहतरीन सोर्स ऑफ फ्रक्टोस है, ग्लूकोज है, जो आपको इंस्टेंटली आपको रिवाइटलाइज करती है। पर्टिकुलरली रोज़ों में हम खजूर का इस्तेमाल करते हैं, ऑल अराउंड द प्लानट, पूरी दुनिया में होता है। और क्यों होता है, आई मीन इसके पीछे एक बायोलॉजी है, इसकी एक साइंस है। क्योंकि पूरा दिन जब आप रोज़ों में जब आप 16 से 18 घंटे अगर आप फास्टिंग में होते हैं, तो पहले सुन्नत के मुताबिक आपसे कहा जाता है कि आप ना खजूर खाएं। और वो इसलिए क्योंकि वो इंस्टेंटली आपकी बॉडी में आपकी ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज़ करती है, इंस्टेंटली आपको एनर्जी देती है। इतनी पावरफुल है आपकी खजूर। सो खजूर बहुत अहम है। खजूर आपको मोटा नहीं करती, आपको मोटा करते हैं फ्राइड फूड। बाय द वे, खजूर के अंदर 0 फैट्स हैं,
सो फैट हर उस चीज़ में जो तली हुई है, फैट हर उस चीज़ में जिसके अंदर क्रीम है, फैट हर उस चीज़ में जिसके ऊपर वाइट किस्म की सॉसेस इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब मेयोनीज़ एंड एवरीथिंग। सो बज़ाते खुद इस खजूर के अंदर किसी किस्म की कोई फैट्स नहीं है। ये हाई ग्रेड सोर्स ऑफ कार्ब्स है, ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको लाजमी कंज्यूम करें। अक्सर डेली लाइफ में भी मैं इसको अपनी टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल करती हूँ। जिन लोगों को शुगर क्रेविंग है, जिन लोगों को मीठे की तलब होती है बहुत ज़्यादा, सो मेरे पास हमेशा अपने बैग में मैं रखा करती थी। अब मेरी शुगर सारी, अब मेरी दुनिया की सारी क्रेविंग्स ख़त्म हो गई हैं, मगर जब मुझे हुआ करती थी मेरे पास हमेशा पैक ऑफ डेट्स होता था और यू जस्ट पुट इट इन योर माउथ एंड स्टोर इट अराउंड। टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल करें इसको। खजूर बेहतरीन सोर्स ऑफ कार्ब्स है, खजूर बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो दिन में 2 से 3 खजूरें आप खा सकते हैं और इस खजूर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शुगर क्रेविंग को किल करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन का, अपने वर्कआउट्स का। और हम फिर मिलेंगे दोबारा एक अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर से आपको एक और सुबह में खुश आमदीद कहेंगे। खलील साहब, ये बताएं कि आपने 80s की ड्रामा निगारी भी देखी और अब का काम भी आप देख रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब पीटीवी पर 8 बजे का ड्रामा लगता था और सड़कें सुनसान हो जाती थी। वो अब आके हमने आपके एक प्रोजेक्ट में भी देखा, लेकिन क्या वजह है? हमें तो ये जवाब दिया जाता है कि जो देखना चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है। तो ये राइटर का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमें वो दिखाए जो एक सोसाइटी को देखना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मुझे पीटीवी से कभी, मैं पीटीवी का वो स्टूडेंट हूँ जो कभी स्कूल के अंदर नहीं गया। मैं उसकी दीवार की ओट पर खड़ा होकर समझने और जानने की कोशिश किया करता था। तो जब हम पीटीवी को कोट करते हैं या रेफर करते हैं अगेंस्ट टुडेज टाइम, तो हम बहुत बड़ी गलती और गुनाह करते हैं। एक चैनल, वहाँ जब टीवी शुरू होता था और टू टू सुनाई दे, हम वहाँ बैठ जाते थे उसके ऊपर। उस वक्त हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक करिश्मा था। उफ, ये एक डब्बे में सारा कुछ क्या नज़र आ रहा है, आपको नहीं पता, यू बिकॉज आप उस इरा में आए हो जब चीज़ें ऑल टुगेदर बदल चुकी थी। लगता था टीवी तुहानू नाल उत्तों भेजा गया तुहाडे नाल। तो एक ही जब रास्ता हो तो फिर उसी तरफ और फिर आपको कहा जाए कि चूज द वे, तो यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। बिल्कुल। तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। उस वक्त हर चीज़ हिट हो जाती थी। अब आते हैं, पहली बात तो ये है, मैं अपने यहाँ के ड्रामे और अपने यहाँ के राइटर के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करता, ना करूँगा। उसकी रीज़न है, ये नहीं है कि एहतियातन या एहतरामन कर रहा हूँ। मैं अगर उनसे कुछ कहना होगा, मैं जब वो ज़ाती तौर पर मिलते हैं तो मैं उनसे वो हमारे घर की बात। देखो, याद रखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो जिन्होंने ठीक से रोज़े रखे होते हैं और वो जानते हैं कि रोज़े का मतलब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना नहीं है, भूखा रहना नहीं है। उससे सीखना है कि अगले किसी दिन जब आपके पास हराम का सारा खाना पड़ा होगा और हलाल का एक निवाला नहीं होगा, तो आप भूखे रहेंगे, आप हराम नहीं खाएंगे। ये गैरत के तकाज़े हैं। तो मैंने चूँकि रोज़ों से सीख लिया था, इसलिए मुझे भूख गुजारनी आती थी। जब मुझे पता चला कि कोई मुझे डिक्टेट करेगा, तो आई वॉज नॉट रेडी टू राइट। उसके लिए मैंने तकलीफ़ें भी सही होंगी और रोज़े भी रखे होंगे। बाज़ुकात हम ये जो बाप होते हैं ना, ये बाप एक बहुत क्रिटिकल फिनोमेना है। मैंने कहीं कहा था कि मैं अपने आप को दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी समझता हूँ, लेकिन मैं भूख हथेली पर रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि मैंने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे राइटर्स मौजूद हैं जिनकी मजबूरियों ने उनकी गैरत को बिकवा दिया। आहिस्ता, मैं आपको तो आज पता चला, खलील रहमान कमर बोला। मैं ये अपनी इंडस्ट्री में 10-11 साल से बोल रहा हूँ कि याद रखो, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। कंटेंट डिपार्टमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट डिपार्टमेंट ग्रेजुअली चलते चलते फेमिनिस्ट के हाथ में आ गए हैं।
मुझे बताओ, आपको लिखना नहीं आता, आप कोई ड्रामा आपने नहीं लिखा हुआ, आप कंटेंट हेड हैं, सिर्फ आप इसलिए कि आपको उर्दू आती है। आपसे लोग बनाएंगे ताल्लुकात, मर्द हैं तो लड़कियां बनाएंगी, लड़की हैं तो मर्द बनाएंगे, सिंपल इक्वेशन है। ठीक। आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाती है। फिर हम दूसरा खलीलुर रहमान कमर नहीं पैदा होने देते, दूसरी उमैरा अहमद नहीं पैदा होने देते। और तय कर लिया गया है, आपने एड्स नहीं देखी, मल्टी नेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं आपके साथ, कौन सी एड्स आ रही हैं, कौन से जुल्म हो रहे हैं इस मुल्क में, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे ज़्यादा रेप। अब डाटा निकलवाइए, यूरोप और अमेरिका में होते हैं, ऐड आ रहा है, लड़की को तरबियत दी जा रही है कि तुम्हारी जीत है मर्द को हराने में। वो ये जीत ना दुनिया बनने से पहले थी, ना दुनिया बनने के बाद होगी। To live in fool's paradise is a stupidity, but they have to insult my religion. That is their purpose, and they are doing it. वो जो कीमती रिश्ते थे हमारे आपसी, उनका डिस्ट्रॉयल हो गया। अब हम शक की निगाह से अपने बहनोई को, शक की निगाह से अपने कज़न को देखने लग गए हैं। ठीक। खलील साहब, मुझे ये बताएं कि हमें पता है आप कैसे लिखारी हैं, हमें ये भी पता है कि आप कैसे अदाकार हैं, हमें ये भी पता है आप कैसे डायरेक्टर हैं, लेकिन आप बाप कैसे हैं? बच्चों के साथ कैसा रिलेशन? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैं बाप कैसा हूँ। मेरी जब शादी हुई तो मैं अभी मैं शेव भी नहीं आई हुई थी, मेरी बीवी 15 साल 8 महीने की थी, तो मैं ज़रा अपनी उम्र से बड़ा आदमी था। तो आई टोल्ड हर 2 थिंग्स। कईयों को एक दूसरी बात बुरी लगेगी, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने उसको कहा रूल ऑन मी, लेकिन साल में कोई 4-5 दफ़ा बिहेव लाइक ए स्लेव। दूसरी बात मैंने कही कि अभी तुम इतनी मैच्योर नहीं हो, तो किसी ऐसी लड़की से दोस्ती मत करना जिसका घर टूटा हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो। ऐसा नहीं कि वो बुरी होती है, उसको दूसरे की खुशियाँ पसंद ही नहीं आती। इट गोज़ विद मैन एंड वीमेन टुगेदर। एक दुखी आदमी के सामने आप खुश होकर दिखाएंगे तो आप जलील कर रहे हैं उसको, उसके साथ उस वक्त वैसा ही मुंह बना लीजिए, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद से आज तक आई गेव हर टू रूल। उन्हें 4-5 दिन में नहीं देते थे ना, वो 5-4 दिन में वो रूल ही करती है। उसके बाद एंड माई डॉटर्स, मेरे घर में सरासर औरतों की हुकूमत है। मुझे 10 बजे के बाद घर से बाहर जाना है तो मुझे अपनी बेटी से इजाज़त लेनी है, और वो बाकायदा रास्ता रोकती है, जैसे माँ बच्चे का रोकती है। ठीक। तो मुझे ये मिसोजिनिस्ट कहती हैं। नो नथिंग। मैं बड़ा ताकतवर आदमी अदरवाइज, बट आई डोंट यूज़ माई पावर एट होम। क्या बात है। आपने ये जिक्र किया एक इंटरव्यू में अपने कि खलीलुर रहमान और शख्स है, खलीलुर रहमान कमर और शख्स है। खलीलुर रहमान तो गुनहगार आदमी है, और उस शख्स की आप भी इज्जत करते हैं जिसका खलीलुर नाम रहमान खलीलुर रहमान की मैं भी कमर। इज्जत करता हूँ। वो नवाजा हुआ भाई, जिसको अल्लाह दे दे उसकी सब इज्जत करते हैं। तो मैं भी आपके साथ, जब मैं आपके साथ बैठा होता हूँ तो मैं खलीलुर रहमान हूँ, खलीलुर रहमान कमर की इज्जत करता हूँ। क्या बात है। सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री। देखें, वापस आते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा है, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और एक खुशगवार माहौल में इस वक्त मौजूद हूं। और माहौल की खुशगवारी जो है वो डिपेंड करती है कि आपने दरख्त कितने लगाए हैं, यानी हरियाली। दरख्तों को उगाना और उनकी हिफाजत करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। आपके इल्म है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि दरख्त उगाने हैं। लेकिन आज का मौजू दरख्त नहीं है। दरख्त का जिक्र इसलिए किया कि इंसानी तारीख में दरख्तों को काटने का अमल काफ़ी ज़माने से मौजूद रहा। अब इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि दरख्त कम से कम काटें, लेकिन इंसानी तारीख में दरख्त को काटने के बाद ही लकड़ी के घर बनने शुरू हुए, लकड़ी के पहिए बनने शुरू हुए, और लकड़ी का फर्नीचर और लकड़ी से बनाने वाली बहुत सी अशिया जो हैं वो पॉसिबल तब हुई जब उन्हें काटा गया। आज का मौजू क्या है? आज का मौजू दरख्तों को काटना भी नहीं है, बल्कि आज का मौजू है तेज धार वाले आलात, एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड। इंसान ने सबसे पहले पत्थरों को
तेज किया, नोकीला बनाया और उन नोकीले पत्थरों से इंसान ने जानवरों का शिकार शुरू किया और उन्हीं तेज नोकीले पत्थरों से इंसान ने मुख्तलिफ किस्म के काम लेने शुरू किए। जब उन पथरीले जो नोकीले पत्थर थे उनके साथ एक लकड़ी को जोड़ दिया गया तो वो बन गई इंसानी तारीख की पहली कुल्हाड़ी। जी हाँ, कुल्हाड़ी जिसे हैंड एक्स भी कहते हैं, जो दस्ती वाली कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी के बारे में कहते हैं कि कुल्हाड़ी इंसानी तारीख में सबसे पुराना इस्तेमाल होने वाला आला है, द लॉन्गेस्ट यूज टूल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। लेकिन बात कुल्हाड़ी की नहीं थी, बात तेज धार वाले नोकीले पत्थरों और उनसे बनाए जाने वाले आलात की थी। खैर, हम बात अभी आपको थोड़ी सी कुल्हाड़ी की बताते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी इस पूरी जो आपको लिस्ट नज़र आती है, इस लिस्ट में सबसे पुराना टूल है। कहते हैं कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जो पिलियोलिथिक एरा है, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, यानी गारों में रहने वाले इंसान का ज़माना, जो लगभग 10 लाख साल से लेके 50,000 साल तक मुश्तमिल है, उस अरसे में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए किया गया। लेकिन कुल्हाड़ी के इस्तेमाल से जो बात जुड़ी है वो है तेज़ धार वाले आले, और तेज़ धार वाले आले जो हैं वो बाद में मुख्तलिफ शक्लों में हमें नज़र आने लगे। वो शक्ल जो है वो दरांती की बनी, आपने लफ्ज़ सुना है दरांती, यूं करके बनी होती है, उससे काटा जाता है, फसलों को काटा जाता है। यही तेज़ धार वाले आलात कुल्हाड़ी के बाद तलवार की शक्ल भी इख्तियार कर गए, वो तलवार जो लड़ाई में, जंगो जदल में इस्तेमाल की जाने लगी। कुल्हाड़ी ने, यानी आप कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी वॉज द फर्स्ट टूल इन दिस एंटायर सीरीज। कुल्हाड़ी के बारे में बात करें तो फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम जोसेफ अप्रेटविच था, उन्होंने एक कुल्हाड़ी दरियाफ्त की और कहा कि ये कुल्हाड़ी लगभग 4 लाख साल पुरानी है। याद रहे कि 1859 में जोसेफ ने यह कुल्हाड़ी दरियाफ्त की और 1859 वही साल था जब डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी और अपनी शोहरा आफाक किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो थी वो पब्लिश की थी। डार्विन की इस किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की पब्लिकेशन से पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि इंसान इस ज़मीन पर, इस कुर्रे पर चंद हज़ार साल पहले से मौजूद है। लेकिन जब डार्विन की थ्योरी आई और साथ ही जोसेफ ने लकड़ी की कुल्हाड़ी जो है वो सामने रखी रॉयल सोसाइटी के और एक्सप्लेन किया कि ये कुल्हाड़ी 4 लाख साल पुरानी है, तो तमाम सुनने वाले शशदर रह गए और उन्हें पता चला कि इंसान इस कुर्राए अर्ज़ पे, जिसे ज़मीन कहते हैं, इस पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों साल से मौजूद है। इंसान की इस मौजूदगी का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल था, लेकिन जब इस किस्म के आसार कदीमा सामने आते हैं, दरियाफ्त किए जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ज़रा सी क्लियर होके, वाज़े होके सामने आती है। याद रहे कि तेज़ धार वाले जो आले हैं, जिनमें कुल्हाड़ी सबसे बड़ी है यानी सबसे पुरानी है, इनको तलाश करने का अमल जोसेफ प्रेस्टविच से बाद भी रहा, यानी कि बाद में अफ्रीका में कुछ उससे भी पुरानी कुल्हाड़ियाँ ढूंढी गई। इस वक्त दुनिया में जो सबसे पुरानी कुल्हाड़ी दरियाफ्त हुई वो 26 लाख साल पुरानी है, यानी इंसान ने तेज़ धार वाले आलात का इस्तेमाल 26 लाख साल पहले सीख लिया था और ये कुल्हाड़ी अफ्रीका के इलाके इथोपिया से दरियाफ्त की गई। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका में इंसान, बनी नुए इंसान की सबसे पुरानी जो शक्ल थी वो अफ्रीका में मौजूद थी और बहुत से जो साइंटिस्ट हैं इस बात को तस्लीम भी करते हैं। खैर, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जो है इंसानी तारीख़ में आया, तारीख़ में जो है डेवलपमेंट शुरू हुई, इंसानी तमद्दुन में डेवलपमेंट शुरू हुई, फिर एक ज़रई इनकलाब आया। ज़रई इनकलाब के बाद कुल्हाड़ी या तेज़ धार वाले आलात का इस्तेमाल सिर्फ लकड़ी काटने या जानवरों का शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि इससे आगे बात निकल पड़ी और वो आगे क्या था? आगे ये था कि ज़रई इनकलाब में फसल की काश्त के लिए तेज़ धार आलात इस्तेमाल होने लगे। तो जब ज़रई इनकलाब आया, ऑनरशिप और मलकियत का कॉन्सेप्ट आया कि ये ज़मीन मेरी है, इस पे मैं फसल उगाऊंगा, इस पे किसी और का हक नहीं है। तो मलकियत के इस आइडिया के साथ साथ लोगों में मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। लोग
क्लैंस में, कबीलों में तब्दील होना शुरू हो गए और यही कबीलें फिर आगे जाके सल्तनतें बन गई और इनके दरमियान झगड़े शुरू हो गए और उन झगड़ों के दरमियान दूसरे पे हमला करने के लिए और अपनी हिफाजत के लिए फिर तेज धार आलात को इस्तेमाल किया गया। जैसे मैंने पहले कहा था, तलवार का इस्तेमाल किया गया, नेज़े का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तलवार हो, नेज़ा हो जंग के लिए, दरांती हो या हल चलाने के लिए तेज़ ब्लेड्स हो काश्तकारी के लिए, या जानवरों का शिकार करने के लिए और दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ियाँ हों, इन सब आइडियाज़ की बुनियाद नोकीले पत्थर, तेज़ धार आलात और कुल्हाड़ी थे। ये वो आइडिया था जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। यस, कुल्हाड़ी और तेज धार आलात, द टूल्स ऑफ शार्प एज चेंज द एंटायर हिस्ट्री। ये तो मैंने आपको कह दिया कि तेज धार आलात ने इंसानी तारीख में एक कारनामा अंजाम दिया, बल्कि इंसानी तारीख को एक नई शक्ल दी। लेकिन ये तारीख की एक नई शक्ल और ये जो आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड है थ्रू शार्प एज टूल्स, ये ऐसे ही नहीं हो गया। इसके अंदर फिर बहुत सी इनोवेशंस हुई। यानी अगर हम सिर्फ कुल्हाड़ी की बात करें तो हमें आसार कदीमा में ऐसी कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी शक्ल बैजवी थी, ऐसी भी कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी शक्ल मुस्ततील थी, कुछ गोल थी। इसका मतलब है कि कुल्हाड़ी के अंदर इनोवेशन होती रही। और फिर हम जब तेज धार वाले आलात की बात करते हैं तो उसमें तलवारों में इनोवेशंस हुई। आप खेल में हो कि रोमन तलवार की शक्ल अलग थी। फिर अगर हम मिडल ईस्ट की तरफ आते हैं, मुस्लिम जो लोग थे उनकी तलवारों की शक्ल थोड़ी सी कर्व थी। फिर दो धारी तलवारें शुरू हुई। फिर अगर हम आर्ट्स के ऊपर आएँ तो लकड़ी के ऊपर काम करने के लिए शार्प जो टूल्स जो हैं वो भी बनाए गए। और ये शार्प टूल्स ना बन सकते अगर इंसान बुनियादी तौर पे तेज़ धार आलात की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप ना करता। ये जो जितनी डेवलपमेंट है तेज़ धार आलात की, ये इनोवेशन के ज़रिए हुई। यानी कि एक इर्तकाई मरहला है जिससे ये तेज़ धार वाले आलात गुजरे हैं और उस वजह से उनका इस्तेमाल हमें हर जगह नज़र आता है। मैंने आर्टिस्ट्री की बात की क्योंकि आर्टिस्ट्री की बात में जब आप देखते हैं कि लकड़ी के ऊपर खूबसूरत सी जो है वो कोई काम हुआ है या लकड़ी का मुजस्मा बनाया गया है तो ये पॉसिबल ना होता। या आप पत्थर के मुजस्मे की बात कर लें। और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मुमकिन शायद ना होता और वो है रास्तों को हमवार करना। रास्ते हमवार होना शुरू हुए तेज धार ब्लेड्स के जरिए। आप आज भी जाके देखिए कि अगर अनइवन स्पेस हो या जगह हो और उसको हमवार करना हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तेज धार ब्लेड, हैवी ब्लेड्स होते हैं। इसी तरह इमारतें, पत्थरों के अंदर कशीदाकारी, ये सब जो है ये तेज धार आलात की वजह से ही मुमकिन हुआ। यानी हमारी तशफ़ी जो है, जो जमालियात की तशफ़ी है, हमारी आर्टिस्टिक और एस्थेटिक्स की तशफ़ी है, और फिर हमारी जो तशफ़ी है कब्ज़े की, मजबूत होने की, मुकाबला करने की, दूसरे पे अपना इख्तियार जमाने की, वो भी तेज़ धार आलात के सबब ही मुमकिन हुआ। और फिर हमारी जो ज़रूरियात हैं फसल उगाने की, घर बनाने की, वो चीज़ें भी तेज़ धार आलात से ही मुमकिन हुई। फिर अगर ये कहा जाए दैट द आइडिया ऑफ यूजिंग शार्प एज एंड द आइडिया ऑफ यूजिंग हैंड एक्स changed the entire history of mankind or played an important role or a vital role in the history of mankind, तो यकीनन इस बात में कोई मुबालगा ना होगा। जब भी आप अपने इर्द गिर्द कोई तेज़ धार आला देखें उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी को एक ख़ास डेवलपमेंट मिली है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं हम खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ वापस। सर मुझे बताएं, मोहब्बत ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हुई है? हुई और होती है? मेरे को पर्सनल गला ना पूछो। नहीं, एक ही दफ़ा होती है या बार बार भी हो सकती है? मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। हमने क्या किया, हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं उस शख्स से जिससे होती है। वो शख्स एक लगता है आपको, लेकिन अगर आप चुनाव में गलती कर गए तो जाने दीजिए, मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ता किसी के आने जाने से। देखिए, जब आप याद कीजिए दोनों, व्हेन यू वर 15-16 इयर्स, व्हेन यू वर ग्रोइंग यंग, और आपको एहसास हुआ
कि आपके अंदर कहीं मोहब्बत है, तो उससे मंसूब शख्स नहीं था, उसको अभी ढूंढना था आपने। लेकिन ये आगाही हो गई थी कि मेरे अंदर मोहब्बत है, ये मैंने किसी को सौंपनी है। फिर आप अपनी तन्हाइयों में कभी सोते हुए आप उसको इमेजिन करने लगते हैं, वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो ये करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो चलेगा ऐसे, वो ऐसे नहीं चलेगा, वो बातें ऐसी करेगा, वो ऐसी नहीं करेगा, he'll be intelligent और he'll be goof, I want a nincompoop, उसके बाल ऐसे होंगे, वो कपड़े इस तरह के पहनेगा। एक आप स्केच कर लेते उसको जिसकी तस्वीर नज़र नहीं आती, एक हौला सा उभरता है, फिर उस हौले से तशवीक खाता हुआ एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और आप वो मोहब्बत उठा के उसके सौंप देते हैं। उसमें आप गलती कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये गलती गलती हो हो सकती गई है तो तशबीह से एक से ज़्यादा लोगों से हो सकती है। सही। मोहब्बत एक ही रहती है, आदमी दूसरा आ जाता है। मोहब्बत अपनी होती है, तो एक और चीज़ होती है जो कहते हैं कि एक तरफा मोहब्बत। नहीं नहीं नहीं, हाँ प्लीज़, आप मैं वो क्या हदीस है कि जाहिल जब जाहिलों से बातें करने लगे तो उनको सलाम करके, बल्कि आए थे मेरे ख्याल में, सलाम करके रुखसत हो जाओ। ये जहालत है, तानू देवदास बनने का शौक है एवं, ये यक तरफा मोहब्बत, किसी की हयादारी में नकब लगाने की बात है। ये मैंने प्यारे अफजल में लिखा था, अनटिल यू आर गिवन राइट टू लव, डोंट लव समबडी। हाँ, घर पे बैठे दसो ना फिर किसी को, वो जिसको क्रश बोलते हैं, क्रश तो तानू कहीं आ जाता, तो सारियां मिलती नहीं जाती तानू। मोहब्बत के साथ कुर्बानी का ताल्लुक है? नो, मोहब्बत सरासर खुद गर्जों का खेल है। सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है सिवाय महबूब के। सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है सिवाय एक महबूब के। मोहब्बत वफादारी से मंसूब। खलील साहब, ये बताइएगा कि आपकी तमाम दोस्ती कहानी में होती कुर्बानी। दोस्ती में होती है कुर्बानी। कुर्बानी का ही जिक्र चल रहा है आपकी हर कहानी में। कुर्बानी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या वजह है कि कुर्बानी के बगैर क्या कहानी मुकम्मल नहीं होती? और एक और चीज़ जिसको कहा जाता है बताना जरा एक पे जहाँ मैंने कुर्बानी, मैं बड़ी ईद के अलावा कहीं कुर्बानी नहीं करता। बताना जरा। जिस तरीके से ये मेरे पास तुम हो, दोस्त होंगे कुर्बानी का एलिमेंट आएगा। मोहब्बत में मेरे यहाँ कोई कुर्बानी नहीं है भाई। जिसको चाहा है वो चाहिए, चाहे दुनिया भाड़ में चली गई। कहते हैं ना कि मुझे बताओ ना कहाँ मैंने ऐसी हैप्पी गलती की है? एंडिंग, ये कुर्बानी इस तरीके से ये कुर्बानी जोड़ी नहीं है भाई। अच्छा, अब मुझे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज हैप्पी एंडिंग? मुझे अमेरिका से ना एक इंडियन लड़की मैंने इंटरव्यू करी थी, उसने कहा व्हाई सैड एंडिंग एवरी टाइम खालिद साहब? मैं व्हाट डू यू मीन सैड एंडिंग? कहती है आपका कोई हीरो या हीरोइन मर जाता है तो इस पर गौर जरा फरमाइए। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा हैव यू डिफाइंड रियली, या वी हैव डिफाइंड रियली कि ये जो मर जाना सैड एंडिंग है, ये जिंदा रह जाना सैड एंडिंग है? ये पता है आपको? ये तो पता सोचना नहीं, पड़ेगा। ऊपर जाके पता चले कि वो जो जिंदा रह गए थे तब वो थी सैड एंडिंग। तो जो एक चीज वेल डिफाइंड ही नहीं है तो कैसे आप सोचते हो कि वो हैप्पी एंडिंग ये हैप्पी एंडिंग है, वो या सैड नहीं? एंडिंग है? खलील साहब, कभी किसी के साथ काम करके या काम ना भी करके मुझे एक चीज़ बताएं कि खलील साहब शख्सियत जब देखते हैं, किसी भी किरदार से मिलते हैं, किसी भी शख्स से मिलते हैं, क्या चीज़ आपको मुतासर करती है? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्चुअल। मुतासिर नहीं होता मैं, ये तो मैं अपने फैंस को भी मना करता हूँ, कभी मुतासिर इम्प्रेस नहीं हुई है किसी से। जब आप किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, आपकी काबिलियतों को जंग लगने लगता है। आप पसंद कीजिए, मैं हो सकता है इस वक्त बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूँ, कल मैं बुरी बातें कर रहा हूँ। जब मैं बुरी बातें कर रहा हूँ तो कई मुर्शद गलत, अगर आप मुझे वो बोलते हैं मुर्शद, तो मुर्शद गलत बात कर रहा है। हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती ने हमें हमारे मुल्क में बहुत तबाही की है। तो मैं गुनहगार आदमी हूँ, कभी अच्छी बात कर रहा हूँ, कभी गलत बात कर रहा हूँ। गलत बातें सिर्फ नबी नहीं करते थे। आपने जिक्र कर दिया तो मुर्शिद कुछ शायरी भी अगर हो जाए। हाँ। याद है पहले रोज कहा था, फिर न कहना गलती दिल की, प्यार समझ के करना लड़की, प्यार निभाना होता है फिर पार लगाना होता है। याद है पहले रोज कहा था, साथ चलो तो पूरे सफर तक, मर जाने की अगली खबर तक, समझो यार खुदा तक होगा, सारा प्यार वफा तक होगा, वाह। फिर ये बंधन तोड़ न जाना, फिर ये बंधन तोड़ न जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना, क्या बात। छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है। याद है
पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना या फिर पीठ पे वार न करना। क्या बात है। जब नादानी हो जाती है नई कहानी हो जाती है, नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज़ मैं बिक जाऊंगा। तेरे गुल जब खिल जाएंगे मुझको पैसे मिल जाएंगे। याद है पहले रोज़ कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। क्या बात क्या बात है। याद है पहले रोज़ कहा था। खूबसूरत, क्या बात बहुत है। खूबसूरत। आधा बस। अच्छा खलील साहब, आप ही के कुछ ड्रामे हैं, मैं चाहती हूँ आप उनके बारे में कुछ कहें। एक लफ्ज़ कहें, दो लफ्ज़ कहें, जो भी आप कहना चाहें। लंडा बाजार। सोच में डाल दिया। Actually, if you'll ask me to compare, I will never be able to. लंडा बाजार जब मैं लिख रहा था तो आप समझिए मैं मेडिटेशन कर रहा था। आई थॉट कि मैं अपने लोगों को इतना बड़ा मैसेज देने जा रहा हूँ। उसमें मैंने कई शेड्स दिखाए। मैंने दिखाया एक लड़की की ताकत को, एक गुंडे को बेबस कर दिया उसने, एक गुंडे की मिजरी को, बाप और बेटे के रिलेशन को, मोहब्बत के जवाज को और मोहब्बत के लिए मर मिटने को। उसमें बहुत से मल्टीफेरियस एस्पेक्ट्स थे। फिर ऐसा कोई शख्स जिसकी गर्मी लंडे के कोट से ढप सकती थी, उसने शो ऑफ में करप्शन की। करप्शन क्या, जब आप व्हेन यू वांट टू फ्लाई इन एयर तो आप भूल जाते हैं कि फिजाओं में वही उड़ सकते जिनके पर होते हैं और इंसानों के पर नहीं होते। आप फिर एक दिन औंधे मुंह गिर जाए। ज़मीन पर गिरते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो शादी के 9 दिन बाद अपनी बीवी को इसलिए छोड़ गया कि शी वॉज अ पुअर गर्ल, और ही नेवर न्यू कि मैंने कहीं लिखा था कि मर्द और जिन निशानी थी बगैर नहीं जाते। ही नेवर न्यू कि उसके बाद उसका कोई बेटा भी पैदा हो गया है। तो उसको उस दिन पता चला बेटा पैदा हुआ है जिस दिन बेटे को फांसी थी। तो बहुत सारे उसमें मैसेजेस थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके हर ड्रामे में औरत के किरदार को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, तो फिर लड़के तो ये शिकायत भी करते हैं कि हमारे लिए आप कुछ बोलते भी नहीं हैं और फिर भी कसूरवार ठहराया जाता है। देखिए, एक मैं बात आपको बार बार बताऊं, ड्रामा हमेशा माशरत को डिपिक्ट करता है। माशरत का पूरा इख्तियार औरत के पास है, अच्छी औरत के पास। तो उसमें मर्द का रोल ही उतना है, सपोर्टिंग। मेरा हीरो सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। हाँ ठीक। ठीक। खलील साहब, अच्छी औरत की तारीफ। जो जानबूझ के बेवफाई के सब मौके ज़ाया कर देती है। क्या बात है। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है फूडीज़। और फूडीज़ में आज हम क्या मज़ेदार सा खाने जा रहे हैं, जल्दी से देखें और वापस आएँ। खीर, खीरनी, पायश, फिरनी, इतने सारे नाम, बट ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से की, आज हम ये जानेंगे। मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। खीर जो है वो बेसिकली एक तरह की राइस पुडिंग है जो कि मिल्क और शुगर के साथ जो है वो बनाई जाती है। इसको दूध को उबाला जाता है और उसके अंदर जो है वो राइस और खोया और शुगर ऐड की जाती है। वैसे तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं और उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो इसमें शामिल की जा सकती हैं, मगर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है उसको बेसिक फॉर्म में ऐसे ही बनाया जाता है। खीर की जो ओरिजिन स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में भी आती हैं। कुछ स्टोरीज़ जो है मुग़ल एरा में जाती हैं और कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो इतना प्रीडेट करती हैं जो कि मिडीवल टाइम्स तक जाती हैं। रोमन्स जो थे वो खीर को, ऑब्वियसली खीर को नहीं बट उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इसी फॉर्म में बनाते थे। खीर तो बहुत लेटर ऑन इसको नाम दिया गया, बट
वो बिल्कुल सिमिलर एक पुडिंग बनाते थे और उसको एज अ स्टमक कूलेंट जो है वो इस्तेमाल करते थे या खाते थे, और उनको ये लगता था कि ये डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट भी देती है और अच्छा डिज़र्ट भी है। लेटर ऑन चाइना में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिंग डायनेस्टी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का डिज़र्ट जो है वो बनाया जाता था विद अ फ्यू मोर इंग्रेडिएंट्स बट क्वाइट सिमिलर। बट ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन में कैसे आई? जस्ट लाइक मैनी अदर स्टोरीज, जो खीर है वो पर्शियंस जो हैं वो यहाँ पे लेकर आए। ईरान और अफ़गानिस्तान के इलाके में इसको शोला के नाम से जाना जाता है, और ये जो है इस बेसिक डिश ये यहाँ तक जो है वो ट्रैवल करके बिल्कुल ऐसे ही आई। जब पर्शियंस जो थे वो यहाँ पे इन्वेड करने के लिए आए इस रीजन के अंदर, तो वो अपनी जो रेसिपीज़ थी उनमें से जो है वो एक ये भी लेकर आए और उन्होंने खीर को इस रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया। जो वर्ड खीर है वो डिराइव हुआ है संस्कृत के वर्ड से, जिसको अगर आप लिटरली बोलें तो किशिर का जो है वो उसका ट्रांसलेट करेगा। ये जो खीर है वो इसी वजह से इंडियन जो ये रीजन है सब कॉन्टिनेंट का, इसमें बहुत ज़्यादा प्रीडेट करती है, और ये जो है वो टेम्पल्स का आज भी जो है वो एक तरह का प्रसाद के तौर पे जो है वो दी जाती है, सर्व की जाती है। बट ये इनिशली भी शुरू में भी जो है वो टेम्पल फूड ही था, यानी कि जो भी उनके हिंदू टेम्पल्स थे वहाँ पर जो भी लोग आते थे वो उनको जो है वो सर्व की जाती थी। अच्छा, इवन दो खीर इस रीजन के अंदर जो है वो क्वाइट कॉमनली खाई जाती है, बट इसकी एक जो स्टोरी है वो 17th सेंचुरी में यूरोप के रीजन में भी आपको मिलती है, जहाँ पे बिल्कुल सिमिलर चीज़ की एक बेक्ड फॉर्म जो है वो खाई जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरीज़ के साथ साथ इसकी जो मेकिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी कि जो बॉइल्ड मिल्क है उसमें जब राइस डाले जाते हैं और उसके अंदर खोया डाला जाता है उसको ज़्यादा इनरिच करने के लिए, कुछ वेरिएशन जो है इसमें घी भी डालती हैं। बट इसको सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो जब इसको फाइनली तैयार किया जाता है तो उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें टॉपिंग की जाती है, गार्निशिंग की जाती है, जैसे कि नट्स हैं बहुत सारे, पिस्ताशियो, आलमंड्स, सैफ़रॉन। ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसको किस तरह भी खाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें लाइटर वर्जन में कोकोनट डालते हैं और कुछ इसकी थोड़ी स्पाइसी वर्जन जो है वो बनाते हैं। तो इवन दो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, बट आपका चाहे पाकिस्तान के रीजन में ईद का फेस्टिवल हो या इंडिया में जो है वो डिफरेंट उनका होली हो, दिवाली हो, उसमें भी जो है वो ये खीर जो है वो बहुत शौक से खाई जाती है। सो ये मज़ेदार नट्स एनरिच्ड खीर जो मेरे सामने पड़ी हुई है, अब मैं इसको खाऊंगा और आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। दिस इज़ हमजा काजी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू द शो। खलील साहब, आपका एक ड्रामा था सदके तुम्हारे, जिसके बारे में आपने कहा कि वो मेरी कहानी तो है लेकिन उसका एंड मेरी कहानी जैसा नहीं है, हैं? मतलब इख्तिताम जो था वो थोड़ा मोल्ड कर दिया गया था। कतई नहीं, बिल्कुल वैसा ही था। एक एक हर्फ सच लिखा गया। ये कब कहा मैंने कि तू सुना दिया तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे आपके। ऐसा एक देखो, याद रखना आप मेरे ना 1997 में एंटर हुआ शोबिज़ में, वहाँ से लेके आज तक मेरा कोई इंटरव्यू सुन लीजिए, अगर मैंने अपनी कभी कोई बात डिविएट की हो, और मैं भुलक्कड़ आदमी, मैं प्ले लिख के भूल जाता हूँ, इसलिए तो अल्लाह फिर मुझे बाद में दे देता है, क्योंकि मैं लिखते हुए बोलता हूँ। ये तसव्वुर भी मत कीजिए मेरे हाँ कही हुई बात जो है किसी अगले इंटरव्यू में बदल सकती है। तो जो था, हाँ, उसका एंड जो है
वो उसमें मैं अपनी स्किन बचा के निकल गया था, ये मैंने कहा था। हाँ। क्योंकि एक अम्मा ने मुझे आके थप्पड़ दिया जहाज के अंदर, कहती वे तू क्यों ब्याह कर लिया? मैं कहा मां मैं इन्ने सच बोल देते ने, एक गल लुका ली तो उन्हें तो गुस्सा देना कर। फिर वो मुझे जो जुमला बोल के गई वो टीवी पे चलेगा नहीं। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको इस माशरे की सोचने समझने और अमल करने के तरीकाकार को तब्दील करना हो या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी हो तो क्या आप करवाएंगे? मैं सिर्फ ये इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आप हलाल कमाने लग जाइए और रोज़ा रखने को समझ लीजिए कि रोज़ा आपको रमज़ान में नहीं रखवाया जाता, वो तो आपकी प्रैक्टिस चल रही होती है। रोज़ा तो बाकी 11 महीनों में रखना पड़ता है आपको। उस वक्त को ढूंढिए 11 महीनों में जब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी इस प्रैक्टिस को। ठीक। और साथ ही खलील साहब ये कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझ पर उतरता रहता है और मैं लिखता रहता हूँ। सरीहन इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत। अच्छा मैं आपको एक बात आप रिकॉल अपनी ज़िंदगी में कीजिए। जी। आप स्कूल में पढ़ते थे, आप दौड़ते थे, 12-14 लड़के आलमोस्ट एक ही रफ्तार में दौड़ते थे, लेकिन एक बच्चा होता था जो जूम आगे निकल जाता था। इसी तरह ये वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड, वो नॉर्मल नहीं था। अब नॉर्मल का मतलब ये नहीं होता है, नेगेटिव टर्म नहीं है हर जगह ये। आपकी यू आर बैड एट मैथ, आपका दोस्त जो है ही इज एक्सीलेंट इन मैथ। हैव यू नोटिस दैट? ठीक। वो जो जिसको मैथ और वो उसकी फितरत में होता है। आपने देखा अक्सर बच्चे जो बाद में इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, शुरू में लग रहा होता है कि इनके अंदर है। ये हमारे यहाँ कुछ हमारा तालीमी निज़ाम इस कदर भोंडा है कि हमारे अब्बा चाहते हैं हमारी ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक हम पढ़ें। हम बच्चे के टैलेंट को हंट नहीं करते। तो हम उनको, जिसने इंजीनियर बनना था उसको अम्मा चाहती क्योंकि उसकी बहन का बेटा डॉक्टर बन गया हुआ है, जिन्हें भी डॉक्टरी बनना है, उसको डॉक्टरी में डाल देती। वो करता अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको वो मौका मैसर आ जाए कि जो मैथ में अच्छा है वो मैथ ही कर जाए, जो अंग्रेज़ी में अच्छा है वो अंग्रेज़ी ही कर जाए, जो उर्दू में अच्छा है, तो फिर आपको पता चलने लग जाएगा कि हर आदमी के ऊपर उतरता है। हम सिर्फ, मैं उसमें खुशकिस्मत और ब्लेस्ड आदमी इसलिए हूँ कि मुझ पर जो उतरता था वहाँ मैं पहुँच गया। आपने वो खोज जो है वहाँ तक खोज मेरी कोई नहीं थी। अच्छा। When I had the pen first time in my hands, it is perhaps I'm saying 30th time, I knew I was right. पहली दफ़ा भी जब कलम हाथ पहली दफ़ा कलम जब हाथ में उठाया तो मुझे मालूम था। क्या बात है। खलील साहब मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके वर्डिक्ट लेना चाहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की थी और एक नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए, उस पर आपका क्या टेक है, आप क्या कहते हैं? मुझे लगा, पहली दफ़ा लगा कि कोई वज़ीर आज़म उसने समझा है कि वो अपनी मासिस का बाप है और उसने बाप की तरह ये बात की है। सल्यूट हिम। सल्यूट। एंड पे मैसेज आपके चाहने वालों के लिए। My people know that I have never used the word struggle. I hate it. It is a 2 number word. Always believe in hard working. हार्ड वर्किंग करने वालों को मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रगल कौन करते हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन सोच रहे होते हैं कि दूसरे को क्या मिल गया है। जो सिर्फ मेहनत करते हैं उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। वो ये सिर्फ ये सोचें हमने अल्लाह से क्या लेना है और अल्लाह के पास इतना कुछ है कि आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया खलीलुर रहमान कमर साहब, आपके तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इट वाज वेरी फाइन बीइंग विद यू पीपल। बहुत आई लव्ड इट। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ इजाज़त लेंगे। कुछ कहने के लिए अल्फाज जो है वो कम पड़ गए हैं तो इजाज़त लेंगे और फिर मुलाकात होगी। और ये वादा रहा कि खलील साहब को हम गाए बगाए बुलाते रहेंगे और आपसे इसी तरीके से मुलाकात करवाते रहेंगे। पूरी एक और सुबह की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।